हाँ जी। जय जिनेन्द्र। गाइस, हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। चैप्टर नंबर 8 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं हम डंपिंग तक कवर कर चुके हैं, राइट। तो हमें स्टार्ट करना है अर्नेस्ट मनी से। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुकी है, ये 4th क्लास है। हाँ जी, अर्नेस्ट मनी। देखिए, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी किराए खरीदने जाते हैं तो शुरुआत में बयाना दिया जाता है, राइट। उस बयाने को हम अर्नेस्ट मनी कह सकते हैं। अर्नेस्ट मनी मतलब क्या हो गया, एक तरह की सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। अ रिफंडेबल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ डिमांड ड्राफ्ट और बैंक गारंटी टू कीप ऑफ नॉन सीरियस एप्लीकेंट्स यूजुअली फॉर टेंडर्स. It is also given by the buyer to the seller to bind the bargain and may be adjusted later with the cost of the purchase. तो दोनों तरह से मीनिंग दे रखे हैं। नीचे वाला मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि बायर सेलर को बयाना देता है, राइट, और बाद में जो टोटल कॉस्ट होती है उसमें वो बयाना एडजस्ट हो जाता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि जी रिफंडेबल सिक्योरिटी दी जाती है। बेसिकली जब टेंडर निकाले जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत सीरियस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि सीरियस नहीं होते, वो फिर भी टेंडर भर देते हैं। तो उन लोगों के लिए अर्नेस्ट मनी रखी जाती है कि भैया आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के मूड में हैं तो आप पहले कुछ अमाउंट दीजिए इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाता है और बाद में आप परफॉर्म नहीं करते तो फिर आपकी सिक्योरिटी हम फॉरफिट कर लेंगे, हम आपकी सिक्योरिटी मार लेंगे, फॉरफिट कर लेंगे, राइट। हाँ जी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, EBIT, तो अपने आप में ही फुल फॉर्म बता रहा है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस रेफर्स टू अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, राइट। EBIT बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि EBIT बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उस अर्निंग को फाइंड आउट करने की कोशिश की जाती है विच इज़ बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, ठीक है। तो नेट अर्निंग की बात नहीं कर रहे, बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स, लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। अगर हमें देखना है बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, तो फिर हम कहते हैं EBIT DA, ठीक। बिफोर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन का मतलब मैं ऊपर समझा चुका हूँ, डेप्रिसिएशन का मतलब मैं ऊपर समझा चुका हूँ, ठीक। इज इक्वल टू द ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन का मतलब क्या हुआ कि जितनी भी हमने सेल करी और जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है सिर्फ उसको हम खत्म करते हैं। देखिए, कॉस्ट दो तरह की होती है। जब भी हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो दो तरह की कॉस्ट होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड इन द मटेरियल, वो कॉस्ट विच कैन बी ट्रेस्ड इन द मटेरियल, जैसे कि रॉ मटेरियल, जैसे कि लेबर, जैसे कि वो इलेक्ट्रिसिटी विच इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक। तो मैं इसे कहूँगा पावर। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो कि डायरेक्टली सामान को प्रोड्यूस करने के लिए नहीं खर्चा जाता पैसा, मतलब टू मैन्युफैक्चर। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब हो गया लेट्स से मार्केटिंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर करने के लिए कॉस्ट हम इंकर कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट कॉस्ट। और अगर हम लोग कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट इंकर कर रहे हैं, मतलब मार्केटिंग के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो तरह से कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं। हाँ जी। इज इक्वल टू द ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन का मतलब क्या हुआ, कहता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल सेल्स रेवेन्यू एंड टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल। अगर मान के चलिए मैं इंस्टीट्यूट की बात करता हूं,
तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या लेके चलूंगा, कहता है जी जो टीचर की फी पे करनी पड़ेगी। डायरेक्ट कॉस्ट में क्या लेके चलूंगा, जो टीचर की फी पे करनी पड़ेगी, राइट। जो मुझे अगर रेंट पे करना पड़ रहा है तो रेंट का सिर्फ वो पोर्शन लूंगा जहां पर टीचिंग की जा रही है, वो पोर्शन नहीं लूंगा जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बैठा है, मतलब जहां पर रिसेप्शनिस्ट बैठी है, जो ऑफिस बना रखा है, वो वाला पोर्शन नहीं लूंगा, वो इनडायरेक्ट में आएगा। रेंट जहां पर टीचिंग की जा रही है। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो सिर्फ उस पोर्शन की इलेक्ट्रिसिटी में कंसीडर करूंगा जहां पर टीचिंग की जा रही है। टीचिंग एरिया, ठीक है। मान के चलिए हम कहते हैं कि एक स्टूडेंट के नाम का टीचर को हमें लेट से 2,000 रुपये देना पड़ रहा है और रेंट है 30,000 जिसपे 30 स्टूडेंट बैठ सकते हैं, तो 1,000 रुपये पर स्टूडेंट का रेंट हो गया जी। इलेक्ट्रिसिटी आती है लेट से 3,000 रुपीज़ पर मंथ की, कोई 30 स्टूडेंट्स में डिवाइड करेंगे तो 100 रुपये पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हो गया, राइट। मान के चलिए मैं कहता हूँ जी 1,000 रुपये पर मंथ बच्चे के ऊपर जो नोट्स वगैरह दिए जाते हैं वो खर्चा हो जाएगा, तो टोटल मिला के कितना खर्चा हो गया। अब जी बच्चे से आ कितना रहा है, ये क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट। अभी तक हमने बाकी कॉस्ट नहीं जोड़ी, क्योंकि रेंट एक्चुअली में 3,000 नहीं आता, रेंट आता है 10,000, लेकिन हमने सिर्फ कौन से एरिया का और इलेक्ट्रिसिटी कौन से एरिया की जोड़ी है, सिर्फ कहता है जी उस एरिया की जो टीचिंग एरिया है। बाकी जो ऑफिस बना हुआ है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, जहाँ रिसेप्शनिस्ट बैठती है, उस एरिया का हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं जोड़ा, उस एरिया का हमने रेंट नहीं जोड़ा, उस एरिया की हमने कोई और एक्सपेंस नहीं जोड़े, रिसेप्शनिस्ट की जो सैलरी दी जा रही है वो नहीं जोड़ा, जो एक छोटू रखा हुआ है पानी पिलाने के लिए उसकी सैलरी नहीं जोड़ी, वो कुछ नहीं जोड़ा। हमने सिर्फ क्या जोड़ी है, डायरेक्ट कॉस्ट, जो डायरेक्टली स्टूडेंट के ऊपर खर्चा हो रहा है, और स्टूडेंट से आ रहा है 10,000 रुपये। तो हम क्या कहेंगे कि भैया ग्रोस मार्जिन, ये क्या है, ग्रोस मार्जिन। ग्रोस मार्जिन कितना है हमें, लेट से 5,900 रुपीज़। अब जी ये ग्रोस मार्जिन है, नेट मार्जिन नहीं है। मान के चलो अगर और जो पूरे इंस्टीट्यूट का खर्चा है, रिसेप्शनिस्ट की फीस है, छोटू का खर्चा है, पानी का खर्चा है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया की लाइट है, एडमिनिस्ट्रेशन एरिया का रेंट है, मतलब और जो खर्चा है वो मिला मिलू के लेट से मान के चलिए बैठता है 30,000। कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं, तो जी खर्चा कितना बैठा पर स्टूडेंट। तो अगर हम 4,100 में ये इनडायरेक्ट कॉस्ट भी ऐड कर देंगे तो 5,100, और बच्चे से आ कितना रहा है, 10,000 रुपये पर स्टूडेंट, तो हम कहेंगे कि नेट मार्जिन कितना है, कहता है जी 49। ठीक है, ग्रोस मार्जिन का मतलब क्या है, कहता है डायरेक्ट कॉस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं और सेल्स रेवेन्यू कंसीडर कर रहे हैं, माइनस ग्रोस मार्जिन माइनस टोटल ओपनिंग एक्सपेंस। वैसे मुझे मतलब ये सब चीज़ें समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें डिटेल में समझाने लग गया तो कॉस्टिंग का पूरा एक चैप्टर ही समझाना पड़ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपल ये याद रखना है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, जो हमने कैपिटल ली है काम करने के लिए, उसका इंटरेस्ट अभी हम लोग अर्निंग में से घटा नहीं रहे हैं। जो टैक्सेस देने पड़ेंगे अभी वो नहीं घटा रहे हैं। डेप्रीशिएशन जो होता है हमारी एसेट्स का, अभी वो नहीं घटा रहे हैं। कोई एमोर्टाइजेशन अभी वो नहीं घटा रहे हैं। तो हम अर्निंग लेकर चल रहे हैं बिफोर एनी इंटरेस्ट, बिफोर एनी डायरेक्ट, बिफोर एनी टैक्सेस, बिफोर एनी डेप्रीशिएशन, बिफोर एनी अमोर्टाइजेशन। ठीक, तो फॉर द टाइम बिंग आप सिर्फ ये टर्म्स याद कर लीजिए, डिटेल में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ जी, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इकोनॉमिक्स का मतलब एक तरह से हम कहेंगे, इकोनॉमिक्स का मतलब बचत। अगर बचत वर्ड याद रखेंगे तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल आपको याद रहेगा। ठीक है, अगर मान के चलो मैं छोटा काम कर रहा हूं, स्मॉल बिजनेस, तो इसके अंदर मेरी जो प्रोडक्शन है वो भी स्मॉल होगी। तो हो सकता है कि मुझे जो अपना आइटम है उसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़े, आइटम कॉस्ट ज़्यादा पड़े। लेकिन अगर मैं अपने काम को बढ़ाऊं, अपने काम को बढ़ाऊं, स्केल मतलब हम इंक्रीज कर रहे हैं काम को, तो अगर मैं अपने काम को बढ़ाऊं
तो उसकी वजह से क्या बचत होगी, इसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ठीक है, तो बेसिकली बेनिफिट that larger production volume allows fixed cost to be spread over more units, lowering the average unit cost and offering a competitive price and margin advantage। तो अगर आप इसको ऐसे समझे कि मान के चलिए मेरे पास एट प्रेजेंट 30 स्टूडेंट्स हैं और जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे रेंट है, ये फिक्स्ड है, जाना ही जाना हर महीने। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, ये फिक्स्ड है। उस रूम में 30 स्टूडेंट्स बैठे या 40 स्टूडेंट्स बैठे, उतने ही लाइट पंखे चलने हैं, उतने ही एसी चलने हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव की जो इलेक्ट्रिसिटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया की, वो भी उतनी ही लगनी है। तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, ये मेरी फिक्स्ड है। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जैसे कि रिसेप्शनिस्ट कॉस्ट है, वो मेरी फिक्स्ड है। छोटू का खर्चा, राइट, जो हेल्पर रखा हुआ है, वो मेरा फिक्स्ड है। तो कुछ कॉस्ट हमारी फिक्स्ड होती है और कुछ वेरिएबल होती है। जैसे कि मान के चलिए टीचर की कॉस्ट हम वेरिएबल मान के चलते हैं। टीचर कह रहा है जी मैं 1000 रुपीज़ पर स्टूडेंट लूँगा, तो अगर 30 स्टूडेंट है तो टीचर को 30,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और 35 स्टूडेंट है तो 35,000 पे करने पड़ेंगे। ठीक, उसके अलावा मार्केटिंग कॉस्ट भी वेरिएबल होती है। हम ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए हमें ज़्यादा मार्केटिंग करनी पड़ती है। ठीक, अब जी अगर 30 की जगह 35 स्टूडेंट होंगे तो मान के चलिए ये जो सारा खर्चा आ रहा था, ये आ रहा था मुझे 30,000 का। फिक्स्ड कॉस्ट का जो खर्चा आ रहा था 30,000 का आ रहा था। 30 स्टूडेंट्स थे तो पर स्टूडेंट कितना खर्चा आ रहा था, 1000 रुपीज़। लेकिन अगर मैं 35 स्टूडेंट्स पढ़ाऊँ तो फिक्स्ड कॉस्ट तो उतनी रहने वाली है, तो पर स्टूडेंट खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पर स्टूडेंट खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट। तो यही है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, बेनिफिट ड्यू टू large production, benefit due to large production over the fixed cost। ठीक है, तो काम ज़्यादा करने की वजह से, बढ़ाने की वजह से क्या हमें बेनिफिट होता है, अगर हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर मान के चलिए 5 नए स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए, 5 नए स्टूडेंट से मेरे पास कितना पैसा आएगा, मेरे पास आएगा लेट से 50,000 रुपये। लेकिन इनको ऐड करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है 60,000 रुपये, मार्केटिंग करनी पड़ रही है 60,000 की। तो क्या इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल है? द आंसर इज नो। यहाँ तो हमें लॉस हो रहा है, ज़्यादा स्टूडेंट्स का हमें लॉस हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब जब हमें ज़्यादा काम, ज़्यादा प्रोडक्शन का बेनिफिट मिले, राइट। तो काम को बढ़ाने का बेनिफिट, बचत, दैट इज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। ईडी, एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, आपने तो काफ़ी बार सुना होगा। एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट कह लीजिए या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट कह लीजिए, राइट। आजकल तो बड़ा चल रहा है ये। जैसे ही पता चलता है कि कोई बड़ा सा कांड हुआ है तो इमीडिएटली नाम टीवी पर फ्लैश होने लग जाता है, ईडी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बेसिकली वो डिपार्टमेंट कह सकते हो, वो अथॉरिटी कह सकते हो, विच लुक्स इनटू द वायलेशंस इन्वॉल्व्ड इन फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ब्लैक मार्केटिंग वाला अगर काम हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग वाला काम हो रहा है, बाहर पैसे भेजे जा रहे हैं बिना अथॉरिटी के, बाहर से पैसे मंगाए जा रहे हैं बिना इन्फॉर्म किए, तो जो भी फॉरेन एक्सचेंज में आप गलत काम कर रहे हो उस मैटर को डील करता है ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। ठीक, आ जाइए जी। एनकम्बरेंस, एनकम्बरेंस का मतलब चार्ज, मतलब मॉर्गेज वर्ड सुना है, गिरवी रखवाना सुना है, राइट। अगर मान के चलिए आप मेरे पास आते हैं और आप कहते हैं कि जी ये मेरी हवेली है, इसे आप गिरवी रख लीजिए और इस हवेली के बदले मुझे 50 लाख रुपए उधार दे दीजिए, तो गिरवी रखवाना इज मॉर्गेज। ठीक है, अब यहाँ पर आपकी और मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि जब तक आपकी हवेली मेरे पास गिरवी रखी है तब तक आप उसे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, पहले आपको हवेली छुड़वानी पड़ेगी, मतलब मेरे पैसे वापस देने पड़ेंगे, तभी आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन एनकम्बरेंस या जिसे हम चार्ज कहते हैं, चार्ज का मतलब होता है कि भाई अभी आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर पैसे ले लीजिए मेरे से, लेकिन आप इस प्रॉपर्टी को साइमल्टेनियसली यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो मान के चलो एक कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, वो बैंक के पास जाती है, कंपनी कहती है देखो जी हमारी 1 करोड़ की बिल्डिंग है, आप हमें इसके ऊपर लोन दे दीजिए।
तो बैंक कहता है ठीक है, मैं इसके ऊपर अपना 50 लाख का चार्ज क्रिएट कर देता हूँ और मैं आपको 50 लाख का लोन दे दूंगा। चार्ज क्रिएट करने का मतलब क्या हो गया कि अब उस प्रॉपर्टी पे जब तक बैंक के पैसे वापस नहीं दिए जाएंगे तब तक बैंक का चार्ज है, राइट। मतलब चार्ज एक तरह से अब कोई उस प्रॉपर्टी को छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस पर बैंक का चार्ज है। तो काइंड ऑफ मॉर्टगेज ही होता है, बस फर्क कितना होता है कि भाई आप प्रॉपर्टी को चार्ज पे जब रखवाते हैं, मतलब जब प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट होता है तब आप उस प्रॉपर्टी को यूज भी कर सकते हैं। तो एनकम्बरेंस का मतलब भी यही होता है, किसी चीज के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करना। तो सम लाइबिलिटी विच इज अटैच्ड टू अ प्रॉपर्टी एंड देयरबाय इंपोजेस अ बर्डन ऑन द ओनर। लाइबिलिटी अटैच्ड टू द प्रॉपर्टी, तो चाहे मॉर्टगेज करवा रहे हैं तब भी लाइबिलिटी प्रॉपर्टी के अटैच हो रही है कि पैसे वापस दोगे तभी आपको आपकी प्रॉपर्टी यूज करने का हक मिलेगा। चाहे आप चार्ज क्रिएट कर रहे हैं तब भी प्रॉपर्टी के साथ आप लाइबिलिटी अटैच कर रहे हो कि भैया आपको इस प्रॉपर्टी के ऊपर जो लोन मिला है जब वो वापस दे दोगे तभी लाइबिलिटी हटेगी प्रॉपर्टी से, मतलब चार्ज हटेगा प्रॉपर्टी से, ठीक। तो एनकम्बरेंस वर्ड किससे बोला जाता है? जब प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज हो, पर्सन के ऊपर चार्ज नहीं है, प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, जब कंपनी अपनी एक बिल्डिंग के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाती है, मतलब कंपनी ने इस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन ले लिया, चार्ज क्रिएट हो गया बैंक का, तो कंपनी इस प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकती है, बेच भी सकती है। लेकिन जिसको बेचेगी, मतलब जो बायर है, बायर के पास भी ये प्रॉपर्टी चार्ज प्रॉपर्टी के तौर पर ही जाएगी। मतलब एक्चुअल में जो लोन है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है, प्रॉपर्टी के ओनर के ऊपर नहीं। जैसे ही प्रॉपर्टी ए से बी को ट्रांसफर हुई तो बी की प्रॉपर्टी है, तब भी इसके ऊपर चार्ज क्रेडिट है बैंक का। तो कुल मिला के अब वो पैसे बैंक के बी को देने पड़ेंगे इस प्रॉपर्टी को चार्ज फ्री करवाने के लिए, राइट। तो एनकम्बरेंस का मतलब जब प्रॉपर्टी के साथ लाइबिलिटी अटैच्ड हो, पर्सन के साथ नहीं, ठीक है जी। हाँ जी। एंडोर्समेंट, एंडोर्समेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी डॉक्यूमेंट को एंडोर्स करना। एंडोर्स करने का मतलब क्या हुआ भाई? एक तरह से हमने उस डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा हुआ है ये कहा कि भाई ठीक है, अब जैसे हम क्या करते हैं, मैं आपको चेक दे रहा हूँ, चेक के ऊपर मान के चलिए आपका नाम लिखा हुआ है, चेक के ऊपर किसका नाम लिखा हुआ है? कहते जी राम का। अब राम ये चेक जब किसी और को देगा तो राम इस चेक के पीछे सामने वाले का नाम लिख देगा, चेक की बैक साइड पे सामने वाले का नाम लिख देगा, लेट से सामने वाले का नाम लिख देगा, लेट से मोबाइल नंबर भी साथ में डाल देगा और अपने साइन कर देगा, ठीक है, अपने साइन कर दिए। तो राम ने चेक क्या कर दिया? एंडोर्स कर दिया। किसके नाम पर एंडोर्स कर दिया? श्याम के नाम पर एंडोर्स कर दिया। इसी तरह बिल ऑफ एक्सचेंज है या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसे हम किसी और को दे सकते हैं, तो उसके पीछे हम क्या कर देते हैं? सामने वाले का नाम लिख देते हैं, उसको दे देते हैं। तो कुल मिला के अब ये राइट किसका हो गया? पैसे लेने का राइट किसका हो गया? श्याम का हो गया, क्योंकि राइट राम ने अपना जो राइट था वो किसको एंडोर्स कर दिया? श्याम को एंडोर्स कर दिया। तो अ राइटिंग ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज दैट इज एन ऑर्डर चेक, ठीक, ऑथराइज द बैंक टू पे द बियरर और अ स्पेसिफाइड पर्सन और प्रोहिबिट फर्दर एंडोर्समेंट, राइट। तो मतलब चेक के पीछे हम लिख देते हैं कि भैया किसी का नाम और साइन कर देते हैं, तो हमने चेक सामने वाले को एंडोर्स कर दिया, सामने वाले को राइट दे दिया, अथॉरिटी दे दी कि वो अब चेक अपने नाम से एनकैश करवा सकता है। The effect of endorsement is to vary the terms of the document. Endorsement का मेन मोटिव क्या होता है? डॉक्यूमेंट की टर्म्स वेरी करना। भाई पहले चेक की टर्म क्या थी कि चेक का पैसा किसे मिलेगा? राम को। कौन एनकैश करवा सकता है? राम। लेकिन राम ने एंडोर्स कर दिया श्याम के नाम पर, तो अब टर्म्स वेरी हो गई। अब कौन एनकैश करवा सकता है? श्याम एनकैश करवा सकता है। हाँ जी। एंटरप्रेन्योर तो आपको पता है, मैं इसे दोबारा नहीं समझाने वाला, और ये हम लोग पढ़ चुके हैं काफ़ी जगह। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर मतलब अगर एक कंपनी की टोटल अर्निंग है 1 लाख और नंबर ऑफ शेयर्स है 1000,
तो हम कहेंगे अर्निंग पर शेयर कितनी है, 100 रुपये पर शेयर। तो कंपनीज नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी या ऑर्डिनरी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स दैट हैव बीन इशूड एंड पेड, राइट। तो कुल मिला के इसको बड़े सिंपल वे में समझिए कि कंपनी की टोटल अर्निंग है 1 लाख। टोटल अर्निंग का मतलब सब चीज़, सारी लाइबिलिटीज़ वगैरह निपटा के, डेप्रिसिएशन वगैरह हटा के, जिसके जो पैसे देने हैं दे के, इंटरेस्ट वगैरह दे के, वो 1 लाख रुपए हम बात कर रहे हैं जो शेयर होल्डर्स के हैं, ठीक। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000। तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000 इज इक्वल टू 1000 रुपीज़ अर्निंग पर शेयर, राइट। ये डिविडेंड नहीं है। डिविडेंड का मतलब क्या है कि जो कंपनी ने अर्न किया है, हम कह रहे हैं जी कंपनी ने कितना अर्न किया, 1 लाख रुपए, जो किसको कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, डिस्ट्रीब्यूटेबल, टू शेयर होल्डर्स। हम कह रहे हैं इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स। इट कैन बी, जरूरी नहीं कि कंपनी इसे इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी ही, राइट। तो इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर। वो कंपनी की मर्जी है, कंपनी चाहे तो इस अर्निंग को रिटेन करके रखे या चाहे तो शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर दे। कुछ अर्निंग को रिटेन करके रखे, कुछ शेयर होल्डर्स को डिवाइड कर दे, तो कंपनी की मर्जी है, राइट। कंपनी को लगता है कि फ्यूचर में इन्वेस्ट करने के लिए उसके हाथ में अच्छा प्रोजेक्ट है, तो कंपनी अपने पास रखेगी इस पैसे को। अगर कंपनी को लगता है नहीं यार मेरे पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं इन्वेस्ट करने को, तो कंपनी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, राइट। तो डिविडेंड इज समथिंग डिफरेंट। डिविडेंड का मतलब विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, और अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या है, हम कह रहे हैं जी 1000 शेयर्स है, तो जो डिस्ट्रीब्यूटेबल इनकम है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, दैट इज अर्निंग पर शेयर्स, राइट। तो अर्निंग पर शेयर इस केस में कितनी आ रही है, 100 रुपये। कंपनी ने इसमें से डिस्ट्रीब्यूट कितना किया है, 50,000 डिवाइडेड बाय 1000 शेयर्स है ना, तो डिविडेंड कितना है, तो डिविडेंड मे बी डिफरेंट फ्रॉम अर्निंग पर शेयर। हाँ जी, ऐश करो अकाउंट, एस्क्रो अकाउंट को मैं बोलता हूं ऐश करो अकाउंट। मैं इसको समझाता हूं, ये आपको कहां सुनने को मिलेगा वर्ड, ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा सिक्योरिटीज लॉ में। सिक्योरिटीज लॉ के अंदर ये वर्ड आपको सुनने को मिलेगा, जो आपके एग्जीक्यूटिव में सेकंड मॉड्यूल में एक सब्जेक्ट है, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, सिक्योरिटी लॉज एंड कैपिटल मार्केट, ठीक है। अब जी होता क्या है कि एक अकाउंट ओपन किया जाता है, उस अकाउंट में कुछ पैसे डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं। मान के चलिए कंपनी अपने शेयर्स शेयर होल्डर से वापस परचेज कर रही है, बाय बैक कहेंगे इसे, बाय बैक ऑफ शेयर्स। जब कंपनी अपने शेयर्स अपने शेयर होल्डर से वापस परचेज कर रही है, कंपनी शेयर सेल नहीं कर रही बल्कि शेयर्स अपने वापस परचेज कर रही है। उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो अभी बताने में कोई फायदा नहीं है, जब सिक्योरिटी लॉज में पढ़ेंगे तब बताऊंगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। अब जी कंपनी जब पब्लिक को ऑफर दे रही है, कंपनी किसको ऑफर देगी, कंपनी पब्लिक को ऑफर दे रही है कि जी अगर आप हमारे शेयर्स हमें बेचना चाहते हैं तो हम परचेज करने के लिए तैयार हैं। मार्केट रेट, मार्केट वैल्यू 100 रुपये, और जो हम आपको ऑफर दे रहे हैं, ऑफर प्राइस वो है 110 रुपये। तो इसका मतलब कंपनी मार्केट से भी ज़्यादा पैसे ऑफर कर रही है अपने शेयर्स के लिए, और कंपनी वापस अपने शेयर्स पब्लिक से परचेज करना चाहती है। कंपनी ने कहा जी हम लेट से 1 लाख शेयर्स है मार्केट में हमारे, उसमें से 10,000 शेयर्स परचेज करना चाहते हैं, जो भी हमें सेल करना चाहता है अपने शेयर्स वो हमें ऑफर दीजिए, ठीक। अब जी कंपनी ये 10,000 शेयर्स लेके पब्लिक को टाइमली पैसा दे, कंपनी ये 10,000 शेयर्स लेके पब्लिक से पब्लिक को पब्लिक का पैसा दे, उसकी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अकाउंट ओपन किया जाता है, और इस अकाउंट को हम बोलते हैं एस्क्रो अकाउंट, ठीक है। तो जी ये अकाउंट एक तरह की क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई, जहां पर कंपनी को कुछ मनी इन एडवांस डिपॉजिट करवाना पड़ेगा।
अगर कंपनी ने पब्लिक से शेयर्स परचेज करके पब्लिक को पैसे नहीं दिए तो फिर इस अकाउंट में से पब्लिक को पैसे दिए जाएंगे। अगर कंपनी ने पब्लिक को पैसे दे दिए तो फिर इस अकाउंट में जो भी अमाउंट है मनी और मनी इक्विवेलेंट, मनी और मनी इक्विवेलेंट जो भी है वो रिलीज कर दिया जाएगा, कंपनी को वापस दे दिया जाएगा। ठीक है, तो एस्क्रो का मतलब क्या हो गया, एक तरह से सिक्योरिटी, राइट। यहां मैंने अकाउंट की सेंस में आपको समझाया। अगर हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट आप किसी के पास रखवा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम एक्ट, तो उस डॉक्यूमेंट को भी एस्क्रो डॉक्यूमेंट बोला जा सकता है। हाँ जी, एस्क्रो अ डॉक्यूमेंट, अ लीगल डॉक्यूमेंट केप्ट इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी क्यों लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ कहा ना कि ये जो अकाउंट है ये किसकी कस्टडी में रहेगा, मर्चेंट बैंकर की। तो मर्चेंट बैंकर कौन है, थर्ड पार्टी तो हो गया। फर्स्ट पार्टी कौन है, कंपनी। सेकंड पार्टी कौन है, पब्लिक। किसकी कस्टडी में रहेगा ये अकाउंट, मर्चेंट बैंकर की। तो मर्चेंट बैंकर क्या है, थर्ड पार्टी। तो बेसिकली अगर डॉक्यूमेंट की फॉर्म में बात करें तो लीगल डॉक्यूमेंट केप्ट इन द कस्टडी ऑफ थर्ड पार्टी taking effect or made available only when some conditions are satisfied or some period of time has elapsed. ESOP, employees stock option scheme. ESOP के बारे में सुना हुआ है कभी, क्या होती है एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम। फिलहाल के लिए इतना समझिए, ये आप कंपनी लॉ में पढ़ेंगे, चैप्टर सेकंड जो कंपनी लॉ का है आपका, जो आप एग्जीक्यूटिव में पढ़ने जाएंगे फर्स्ट मॉड्यूल में, तो वहां पर आपको ESOP पढ़ने को मिलेगा। फिलहाल के लिए ESOP का मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉई को ऑप्शन दी जा रही है कि अगर वो कंपनी के साथ एक साल जुड़ा रहे, एक साल मैंने मतलब एक वो ले लिया एग्जाम्पल कि अगर कंपनी के साथ एक साल जुड़ा रहे तो एम्प्लॉई को कंपनी के लेट से 100 शेयर्स हाफ रेट में मिलेंगे, जो भी मार्केट वैल्यू होगी उससे हाफ रेट में। ठीक, तो एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो परचेज करेगा एक साल बाद, चाहे तो परचेज नहीं करेगा अगर वो कंपनी के साथ जुड़ा रहेगा। बेसिकली ये क्यों दी जाती है, जस्ट टू रिटेन द एम्प्लॉय। कंपनी किसी भी एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पर मेहनत करती है, उसे चीज़ें सिखाती है, एम्प्लॉय को एक्सपीरियंस होता है कंपनी में काम करते करते, एक्सपीरियंस लेके वो किसी और कंपनी में ना चला जाए छोटे मोटे फायदे के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी उसे रिटेन करने के लिए लालच देती है कि अगर एक साल तक हमारे साथ जुड़े रहोगे तो आपको कंपनी के जो शेयर्स है वो मार्केट रेट से लेट से 70% कम में मिलेंगे या 60% कम में मिलेंगे, 50% कम में मिलेंगे, राइट। तो बेसिकली यहाँ एम्प्लॉय के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो लेगा चाहे तो नहीं लेगा, तो इसलिए ESOP बोला गया है ऑप्शन स्कीम। हाँ जी, एस्टीमेट, एस्टीमेट का तो मतलब आपको सबको पता है। एविडेंस का मतलब भी आपको सबको पता है। टेस्टिमोनी, टेस्टिमोनी सबको पता है ना, जो बंदा दूसरे के बारे में कुछ कहता है तो उसे क्या बोलते हैं, टेस्टिमोनी। आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा ना कि हाँ दिस वेबसाइट इज वेरी एक्सीलेंट, दे पीपल आर प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज फॉर लेस प्राइस, राइट। तो वो क्या होता है कि एक बंदा दूसरे की तारीफ कर रहा है या दूसरे के बारे में कुछ बता रहा है, दैट इज टेस्टिमोनी। तो टेस्टिमोनी या डॉक्यूमेंट या ऑब्जेक्ट। तो आपने सुना होगा कोर्ट में खड़े हुए कोई गवाही दे रहा है तो दैट इज गवाही इज टेस्टिमोनी। कोर्ट में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किए जा रहे हैं प्रूफ के तौर पे, एविडेंस। कोर्ट में कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किया जा रहा है, जैसे जिस पिस्टल से जिस वेपन से मर्डर हुआ है वो वेपन प्रेजेंट किया जा रहा है तो दैट इज एविडेंस। तो इट मे बी टेस्टिमोनी, किसी की गवाही, कोई डॉक्यूमेंट और ऑब्जेक्ट प्रेजेंटेड एट अ ट्रायल टू प्रूव अ फैक्ट। ठीक, ट्रायल का मतलब जो कोर्ट में तारीख पे तारीख चल रही है, सुनवाई चल रही है। हाँ जी, एक्स ग्रेटिया, कुछ लोग एक्स ग्रेशिया भी बोलते हैं, तो जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहे, मतलब ग्रेटिट्यूअस। ग्रेटिट्यूअस का मतलब क्या होता है, कहता है कि भैया मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशंस नहीं है आपको पैसे देने की, फिर भी मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, तो उस एक्ट को बोला जाएगा ग्रेटिट्यूअस एक्ट या फिर एक्स ग्रेशिया, राइट।
तो सम एक्शन नॉर्मली पेमेंट ऑफ मनी टेकन, मतलब पे किया जा रहा है मनी, वेयर देयर इज नो लीगल नेसेसिटी टू डू सो बट वेयर सम मॉरल ऑब्लिगेशंस इज रिकॉग्नाइज्ड। तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ मॉरली, आपको सपोर्ट करने के लिए, हम कहते हैं ना कि समाजदारी के नाते या रिश्तेदारी के नाते आपको सपोर्ट करने के लिए पैसे दे रहा हूँ, ऑल्दो मेरी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है आपको पैसे देने की, तो उसे बोलेंगे एक्स ग्रेटिया या ग्रेशिया। मतलब अगर कंप्लीट वर्ड देखेंगे तो ग्रेटिट्यूअस। तो आपने सुना होगा कि आफ्टर रिटायरमेंट हमें एम्प्लॉई से पैसे मिलते हैं ग्रेच्युटी के फॉर्म में। तो ग्रेच्युटी भी क्या है, एक तरह से आप पूरी ज़िंदगी एम्प्लॉय के पास काम करते हैं ऑनेस्टली, लॉयल्टी के साथ, तो आपकी लॉयल्टी के बदले ग्रेच्युटी दी जाती है। ग्रेच्युटी वर्ड भी वहीं से आया है, ग्रेटिट्यूअस से, जहाँ से एक्स ग्रेशिया आया है। ठीक है, हाँ जी। एक्स पार्टे, एक्स पार्टे का मतलब क्या है, कहता है जहां कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया बिना पार्टी की बात सुने। भाई दो पार्टीज होती है, एक प्लेंटिफ होता है, एक डिफेंडेंट होता है। प्लेंटिफ ने केस फाइल किया, कोर्ट ने डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाया, डिफेंडेंट नहीं गया, कोर्ट ने बिना डिफेंडेंट की बात सुने ऑर्डर सुना दिया, जजमेंट दे दी, दैट इज एक्स पार्टी। तो डन फॉर और एट द रिक्वेस्ट ऑफ वन साइड इन अ केस ओनली विदाउट प्रायर नोटिस टू द अदर साइड। मतलब बिना बात सुने, विदाउट प्रायर नोटिस नहीं होता, नोटिस तो दिया जाता है बट बिना बात सुने होता है एक्चुअली में। ठीक, हाँ जी। एक्सक्यूशर, तो ये क्या होता है, बेसिकली ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का खजाना। एक्स डॉक या एक्स शिप या वेयर हाउस, इसका मतलब क्या हो गया, कहता है द प्राइस विच एक्सक्लूड ऑल द एक्सपेंसेस आफ्टर द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द डॉक्स, या फिर गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड ऑन द शिप, राइट। तो एक्स शोरूम प्राइस तो आपने सुना होगा, गाड़ी वाला एक्स शोरूम प्राइस। तो जी शोरूम पर क्या प्राइस है, अब शोरूम से बाहर निकालने के लिए जो भी हमें और खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि हमें रोड टैक्स पे करना पड़ता है, हमें इंश्योरेंस करवानी पड़ती है, तो ऑन रोड प्राइस अलग हो गया, एक्स शोरूम प्राइस अलग हो गया, राइट। तो एक्स डॉक्स प्राइस भी क्या है कि डॉक्स पे जो सामान पड़ा है उसका क्या प्राइस है, बाकी का सारा खर्चा छोड़ दो फिलहाल के लिए, जो भी डिलीवरी करने का खर्चा है या जो भी अपलोडिंग का खर्चा है, डाउनलोडिंग का खर्चा है, सामान को शिप से उतारने का खर्चा है, शिप पे चढ़ाने का खर्चा है, वो छोड़ दो। डॉक्स पे जो सामान पड़ा है फिलहाल उसकी क्या प्राइस है, उसकी क्या कीमत है, दैट इज एक्स डॉक्स। तो एक्स शोरूम प्राइस से याद रखिएगा इसे। एग्जीक्यूटर, समवन हु एग्जीक्यूट समथिंग इज एग्जीक्यूटर। तो अ पर्सन नेम्ड इन द विल ऑफ द डिसीज्ड टेस्टेटर टू एडमिनिस्टर या कैरी आउट इट्स प्रोविजंस और डायरेक्शंस, राइट। तो एग्जीक्यूटर का मतलब क्या होता है, समवन हु एग्जीक्यूट एनीथिंग इज एग्जीक्यूटर। अब हम विल की बात करें तो मान के चलिए एक है मिस्टर ए, बहुत रिच आदमी है, मरते मरते वो अपनी विल लिख गए, जायदाद लिख गए, ठीक। अब जी विल के अंदर उन्होंने लिखा कि जी मेरी सारी प्रॉपर्टी को मेरे दो बेटों में डिवाइड कर दिया जाए बराबर बराबर, तो 50% दे दिया जाए ए को, 50% दे दिया जाए बी को, और इनके बीच में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट ना हो, तो पहले मेरी सारी प्रॉपर्टी को लिक्विडेट कर दिया जाए। लिक्विडेट का मतलब क्या है कि जो कैश में है वो तो ठीक है, जो नॉन कैश आइटम है उनको बेच के कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब मेरी सारी प्रॉपर्टी को एक तरह से कैश में कन्वर्ट कर दिया जाए। जितना भी कैश हो, लेट से 100 करोड़ रुपए का कैश आया तो 50 करोड़ इसे दे दो, 50 करोड़ इसे दे दो, ताकि आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो। उसे बड़ा बंगला मिल गया, मेरे को छोटा बंगला मिल गया, उसका बंगलो तो अच्छी पॉश लोकेशन में है, मेरा बंगलो पॉश लोकेशन में नहीं है, उसे नई गाड़ी मिल गई, मुझे पुरानी मिल गई, ऐसा कोई क्लेश ही ना रहे। जितनी प्रॉपर्टी सबको लिक्विडेट कर दो, सबको सेल कर दो, और जो पैसा है वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो मिस्टर ए ने ये अपनी विल लिखी। अब ये काम करेगा कौन, लिक्विडेशन का काम कौन करेगा, कहता है मिस्टर ए ने ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है विल में दी अपने लॉयर को, लायर को नहीं, लॉयर को, ठीक।
मिस्टर एल को। तो जी इस विल के जो प्रोविजंस है उसको एग्जीक्यूट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मिस्टर एल की। तो मिस्टर एल यहाँ पर क्या हो गया? एग्जीक्यूटर। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बुक में दिया हुआ है, अदरवाइज एनी पर्सन हु एग्जीक्यूट समथिंग इज एग्जीक्यूटर। हाँ जी, एक्सपेक्टेड रिटर्न। भैया आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हो, किसी कंपनी के शेयर्स लेते हो, परचेज करते हो, तो किसी न किसी एक्सपेक्टेशन के साथ परचेज करते हो कि आपको उस पर कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है। आप कोई काम करते हो, बिजनेस करते हो, तो कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करके बिजनेस करते हो कि कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको लगता है मैं 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ तो मुझे 8% रिटर्न मिलेगा, 10% रिटर्न मिलेगा, 20% रिटर्न मिलेगा, मतलब 1 लाख का 20%, 20,000 रुपये का हर ईयर मुझे रिटर्न मिलेगा। तो मुझे कितना रिटर्न मिलेगा? दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न विच में बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रिटर्न, जो कि साल के एंड में पता चलेगा एक्चुअल में कितना मिलेगा, राइट। द रिटर्न एन इन्वेस्टर माइट एक्सपेक्ट ऑन एन इन्वेस्टमेंट if the same investment were made many times over an extended period. The return is found through the use of mathematical analysis. तो बहुत सारे एनालिसिस होते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न को फाइंड आउट करने के लिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप पढ़ोगे इस चीज़ को सेकेंड मॉड्यूल में एग्जीक्यूटिव के। हाँ जी, एक्सट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक होती है एक्सट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है इंटरनल वैल्यू, एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है एक्सटर्नल वैल्यू। अगर मैं कहूँ कि भैया मेरे इंस्टीट्यूट की बुक्स में क्या वैल्यू है, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ठीक। मतलब बुक्स में मैंने अपने कंप्यूटर को अगर 50,000 का शो किया हुआ है तो वो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, विच मे बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्सटर्नल वैल्यू, मतलब मार्केट वैल्यू। हो सकता है मार्केट में वो कंप्यूटर 10,000 का बिके, या हो सकता है मार्केट के लिए वो कंप्यूटर आउटडेटेड हो चुका है, बिके ही ना। तो बुक में जो वैल्यू हम शो कर रहे हैं दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन जो मार्केट प्राइस है दैट इज बेसिकली एक्सट्रिंसिक वैल्यू, राइट, एक्सटर्नल प्राइस। तो द अमाउंट बाय विच मार्केट प्राइस ऑफ एन ऑप्शन एक्सीड्स अमाउंट दैट कुड बी रियलाइज्ड if the option were exercised and underlying commodity liquidate। बड़ी ही टेक्निकल सी डेफिनेशन दी हुई है, आई थिंक इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन ऑप्शंस तो मैंने आपको समझाए थे ना। डेरिवेटिव्स के अंदर मैंने कहा था एक तो फ्यूचर मार्केट होती है, एक ऑप्शन मार्केट होती है। ऑप्शन दो तरह के होते हैं, ऑप्शन टू बाय, ऑप्शन टू सेल, राइट। तो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आएगी, बाकी मैंने आपको बता दिया एक्सट्रिंसिक वैल्यू को मान के चलिएगा मार्केट प्राइस, ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू, ऑल्सो नोन एज टाइम वैल्यू, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट विद द फेस वैल्यू, मतलब जितने भी वर्ड्स एफ से है, जितने भी वर्ड्स एफ से वो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो ये सारे वर्ड्स आपको इसीलिए समझाए जा रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली ये सारे वर्ड्स डे टू डे लाइफ में आप यूज करने वाले हैं। इनफैक्ट जब आप एग्जीक्यूटिव लेवल पर जाएंगे तो ये सारे वर्ड्स आपको काम आएंगे, एक एक वर्ड काम आएगा। आप ये सारे वर्ड्स यूज करेंगे पढ़ते हुए, एग्जाम्स लिखते हुए, ठीक। तो इसीलिए इसी लेवल पर इन वर्ड्स को डीपली आपको समझाया जा रहा है, बट कुछ वर्ड्स को तो ज़्यादा डीपली समझाया जा रहा है। जिस बच्चे को डेरिवेटिव्स की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, ऑप्शंस की कंप्लीट नॉलेज नहीं है, उसे इस जैसी डेफिनेशन की समझ कहाँ से आएगी। तो फॉर द टाइम बिंग आप ये समझिए एक्सट्रिंसिक वैल्यू का मतलब एक्सटर्नल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब द वैल्यू विच इज रिकॉर्डेड इंटरनली इन द बुक्स ऑफ द बिजनेस, ठीक है। चलिए जी, टेक केयर।